नमस्कार मित्रों, मैं राम गुप्ता आज पुनः इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप सभी के साथ जातिवाद से पतन व वर्णवाद से उत्थान कैसे संभव है, इस विषय पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद। यह जानकारी आपके साथ साझा करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस न्याय हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बगल आइकॉन है उसको दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक ऑडियो क्लिप्स परमानेंटली मिलती रहे। तो चलिए आज हम जानते हैं जातिवाद से वर्णवाद की व्यवस्था कैसी है। दोस्तों, जातिवाद से वर्णवाद पर कुछ संस्कृत के श्लोक हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसके बाद उन संस्कृत श्लोकों का हिंदी में अनुवाद भी करूंगा। न जटाभिर्न गोत्रैर्न जात्या भवति ब्राह्मणः यस्मिन् सत्यं च धर्मश्च स शुचिः स च ब्राह्मणः न चा अहं ब्राह्मणं ब्रवीमि योनिजं मातृ संभवम् अकिंचम अनादानं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् गंभीर प्रज्ञं मेधाविनं मार्गामार्गस्य कोविदम् उत्तमार्थमनुप्राप्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् निधाय दण्डं भूतेषु न घातयति तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् अकर्कशां विज्ञापनीं गिरं सत्याम् उदीरयेत् यवा न अभिषेनेत् किंचित् तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् च्युतिं यो वेद सत्त्वानाम् उपपत्तिं च सर्वशः असक्तं सुगन्ध बुद्धं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ऋषभं प्रवरं वीरं महर्षि विजितवन्तं अनेजं स्नातकं बुद्धं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्। न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, बल्कि जिसमें सत्य और धर्म है वही पवित्र है और वही ब्राह्मण होता है। माता की योनि से उत्पन्न होने के कारण किसी को आप ब्राह्मण नहीं कह सकते। मैं ब्राह्मण उसे मानता हूँ, उसे कहता हूँ जो विनम्र और अपरिग्रही है, जो गंभीर, प्रज्ञावान, मेधावी, मार्ग अमार्ग का ज्ञाता, उत्तम अर्थ अर्थात सतज्ञानी हो, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। चर अचर सभी शुभ प्राणियों में प्रहार विरत होकर जो न मारता है न मारने की प्रेरणा करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो ऐसे अकर्कश, सार्थक और सत्य वचन बोले जिससे किसी को कोई भी लेस मात्र भी पीड़ा ना हो,
उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को भली प्रकार जानता है, जो आसक्ति रहित सुगत अर्थात सुंदर गति को प्राप्त और बुद्ध अर्थात ज्ञानी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो ऋषभ अर्थात उत्तम, प्रवर अर्थात श्रेष्ठ, वीर, महर्षि, विजेता, अकंप, स्नातक और बुद्ध है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। दोस्तों, ये 7 श्लोक जो मैंने पूर्व में आपको पढ़कर सुनाए, ये 7 श्लोक धम्मपद के ब्राह्मण वग्गों से लिए गए हैं। चलिए हम इन 7 श्लोकों का सरल भाषा में विश्लेषण करते हैं। ये 7 श्लोक क्या कहते हैं? इन 7 श्लोकों का सरल भाषा में व्याख्या क्या है? वर्ण व्यवस्था का निर्धारण पारस्परिक विखंडन अर्थात जो आपसी वैमनस्यता है के लिए नहीं है, वरन गुणवत्ता, योग्यता, क्षमता और कौशल के अनुसार कर्म संपादन हेतु। कौशल यानी आपके अंदर की जो आर्ट यानी हुनर। वर्ण व्यवस्था को जाति, वंश, गोत्र, लिंग, रंग, क्षेत्र आदि आधारों पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जन्म मात्र से किसी भी व्यक्ति में आवश्यक गुण, आवश्यक कौशल, आवश्यक योग्यता, आवश्यक क्षमता का विकास नहीं हो सकता, बल्कि इनका विकास प्रयत्न पूर्वक समुचित यानी कि न्यायोचित शिक्षा संस्कारिता यानी शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा ही करना पड़ता है। और यह कार्य तभी हो सकता है जब सभी देशवासियों के लिए सरकारों द्वारा 4 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक की जो शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था है, उसको निःशुल्क, अनिवार्य और अबाध्य रूप से दी जाने की व्यवस्था की जाएगी। वर्ण व्यवस्था मनुष्यों के मध्य कर्मों के विभाजन हेतु निर्धारित की गई थी पूर्व काल में, जिससे न्यायोचित रोजी रोटी यानी रोजगार एवं सफल कर्म संपादन का उद्देश्य खेती करना, पशुपालन और गार्डनिंग जिसे बागवानी कहते हैं। दूसरा वाणिज्य, उसके भी 3 विभाग होते हैं। व्यापार अर्थात ट्रेडिंग, दूसरा व्यवसाय अर्थात आपके हुनर से जुड़े हुए कार्य, जैसे नाई द्वारा बाल काटने का कार्य, ये आपका व्यवसायिक उपक्रम। इसी प्रकार तीसरा है उद्यम, मैन्युफैक्चरिंग। एवं तीसरा जो मुख्य कर्म है मानव जीवन का, वो है प्रशासन। प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके तहत चपरासी से लेकर जो राष्ट्रपति का पद होता है, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इन सभी पदों को प्रशासनिक
पदों के रूप में जाना जाता है। चौथा मानवीय कर्म है नृतत्व कर्म, जिसके लिए पंच सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक का जो पद होता है, जो मानव समाज के लिए न्यायशील नियम नीति निर्णयों पर आधारित व्यवस्था को संचालित करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, इत्यादि चारों कर्म अर्थात मानवीय कर्म सुयोग्य सुपात्र व्यक्तियों द्वारा ही संपादित हो सकते हैं। इसके लिए मानवीय 4 क्षमताओं की उपयोगिता होती है, जो शारीरिक अर्थात PQ फिजिकल कोशंट, दूसरा मानसिक अर्थात IQ इंटेलेक्चुअल कोशंट, तीसरा भावनात्मक अर्थात EQ इमोशनल कोशंट एवं चौथा आत्मिक, जिसे स्पिरिचुअल कोशंट अर्थात SQ क्षमता की रूप में जाना जाता है। इन चारों मानवीय क्षमताओं की आवश्यकता होती है उपरोक्त 4 मानवीय कर्मों को सुचारू रूप से न्यायोचित रूप से संपादित करने के लिए। कृषि, वाणिज्य, प्रशासन एवं नेतृत्व, एग्रीकल्चर, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। तो इन क्षमताओं को ही क्रमशः में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मणत्व के रूप में जाना जाता है। शूद्र अर्थात कृषक, वैश्य अर्थात वणिक, जिसे बिजनेसमैन कहा जाता है, कॉमर्स के रूप क्षेत्र में आता है। क्षत्रिय अर्थात सेवा क्षेत्र, जो चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक के पद सार्वजनिक रूप से जाने जाते हैं। एवं ब्राह्मणत्व अर्थात नेतृत्वकर्ता, लीडरशिप के रूप में जाना जाता है। आध्यात्मिक क्षमताओं और सतोशुद्ध गुणवत्ताओं से संपन्न एवं सुशिक्षित प्रज्ञावान व्यक्ति ही ब्राह्मण पद के न्यायोचित अधिकारी हैं। इन पदों पर नियुक्त करने का कार्य हमारी भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में 2 आयोगों को दिया गया है। वो 2 आयोग हैं, पहला कर्मचारी चयन आयोग और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कर्मचारी चयन आयोग का दायित्व यह है कि 4 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए मनुष्य को वहां पर PQ, IQ, EQ और SQ इन चारों मानव जीवन विकास की जो क्षमताएं हैं, इनका पूर्ण रूप से प्रशिक्षण और प्रशिक्षण जो 25 साल की उम्र के बीच में दिया जाएगा, वो प्रशिक्षण कंप्लीट हो। इसके बाद उनका परीक्षण हो और फिर इसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। और ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद चाहे वो कृषक हो, वणिक हो, राजकीय कर्मचारी हो या नेतृत्वकर्ता हो, इन चारों पदों के लिए लोकप्रियता परीक्षण निर्धारित की जाए। जैसे लोकप्रियता परीक्षण तो अभी सिर्फ नेतृत्व करने के लिए निर्धारित है। धन्यवाद।